नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक सुपर पावर कैसे बन गया? तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। हम ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी और भारत के साथ उसके जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, उसकी गहराई में जाएंगे। ये सब कुछ खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के नजरिए से तैयार किया गया। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम एक ओवरव्यू से शुरू करेंगे, फिर इसके फिजिकल लैंडस्केप, क्लाइमेट और प्राइमरी सेक्टर को देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि जमीन के नीचे क्या खजाना छिपा है, और आखिर में सबसे जरूरी बात, भारत और ऑस्ट्रेलिया का कनेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों की। किसी भी जगह को समझने के लिए उसकी बुनियाद को जानना जरूरी है ना? तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ की फैक्ट्स से शुरुआत करते हैं। अब ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, इन्हें एक पहेली के टुकड़ों की तरह समझिए। जैसे कि ये जानना कि ऑस्ट्रेलिया कैसे गवर्न होता है उसके 6 स्टेट्स और 2 टेरिटरीज के साथ, ये उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। और हाँ, यूपीएससी के लिहाज से ये डिटेल्स एक बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। तो बेसिक्स तो हो गए, अब जरा इसकी जमीन पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो फिजिकल लैंडस्केप है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है, फुल ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स। एक तरफ हरा भरा पूर्वी तट है, तो दूसरी तरफ एक विशाल सूखा हुआ इंटीरियर। देखिए, यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी का कोर कॉन्सेप्ट छिपा है। पूर्व में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो एक दीवार की तरह नमी वाली हवाओं को रोक लेती है। इसी वजह से ईस्ट में उपजाऊ मैदान है, और इस रेंज के दूसरी तरफ यानी पश्चिम और केंद्र में सब कुछ सूखा है, बड़े बड़े पठार और रेगिस्तान। यही वो ज्योग्राफिकल डिवाइड है जो तय करता है कि लोग कहाँ रहेंगे और वहां की इकोनॉमी कैसी होगी। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफिकल बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लकीर नहीं है, ये एक क्लाइमेट बैरियर है। यही वो रेंज है जो पूरे पूर्वी तट के लिए जिम्मेदार है, जहां बारिश होती है, जहां देश की सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं और जहां लाखों लोग रहते हैं। अच्छा, अब जमीन के ऊपर तो देख लिया, जरा नीचे भी झांकते हैं। यहां है ऑस्ट्रेलिया का छिपा हुआ खजाना, द ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। सोचिए, ये जमीन के नीचे पानी का एक बहुत बड़ा भंडार है। ये इस देश के सूखे इंटीरियर के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। इसी की वजह से उन इलाकों में फार्मिंग और लाइफ पॉसिबल है जो वरना शायद वीरान होते। तो अब तक हमने क्या देखा? पहाड़, रेगिस्तान, पानी के सोर्स, ये सब सिर्फ खूबसूरत लैंडस्केप नहीं है, ये सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट को तय करते हैं। और क्लाइमेट क्या तय करता है? किसी भी जगह की इकोनॉमी। तो चलिए अब इसी कनेक्शन को समझते हैं कि कैसे ज्योग्राफी ऑस्ट्रेलिया की दौलत की कहानी लिखती है। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश है, तो जाहिर है कि यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत डाइवर्स होगा। आप देखिए, उत्तर में बिल्कुल भारत की तरह ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, वहीं दक्षिण में टेम्परेट और मेडिटेरेनियन मौसम मिलता है। और यही वैरायटी, यही विविधता इसकी एग्रीकल्चरल पावर का राज है। ये स्लाइड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसा क्लाइमेट वैसी फसल। देखिए, जहां ट्रॉपिकल मॉनसून है वहां शुगर केन, कॉटन जैसी फसलें। जहां टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, जिन्हें डाउन्स भी कहते हैं, वहां गेहूं, और मेडिटेरेनियन इलाकों में खट्टे फल और अंगूर की खेती। यूपीएससी के लिए क्लाइमेट और एग्रीकल्चर का ये सीधा लिंक समझना बहुत जरूरी है। अब ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी सिर्फ फसलों पर ही नहीं चलती, ये जानवरों पर भी चलती है। इसके 2 मेन पिलर्स हैं। पहला, कैटल रियरिंग यानी मवेशी पालन, जो खास तौर पर मीट प्रोडक्शन के लिए होता है। और दूसरा है शीप रियरिंग यानी भेड़ पालन, जो अपने वर्ल्ड फेमस मेरिनो वुल के लिए जाना जाता है। यहाँ के बड़े बड़े फार्म्स को स्टेशंस कहते हैं। चलिए अब खेतीबाड़ी से आगे बढ़ते हैं और जमीन के नीचे देखते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की असली इकोनॉमिक पावर तो उसके मिनरल्स में छुपी है। हाँ, तो ये टेबल यूपीएससी प्रेप के लिए एक गोल्ड माइन है। इसमें मिनरल और उसकी लोकेशन को जोड़ा गया है। खास तौर पर ध्यान दीजिए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा रीजन और आयरन ओर, नॉर्दर्न टेरिटरी और यूरेनियम, कालगोरली और गोल्ड। ये पेयरिंग्स अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना मिनरल वेल्थ है तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और हाँ, भारत जैसे बड़े इंडस्ट्रियल देशों की ज़रूरतें पूरी करने में ऑस्ट्रेलिया का एक सेंट्रल रोल है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन की एक बहुत ज़रूरी कड़ी है। और यहीं पे आकर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स आपस में टकराते हैं। अदानी कार्माइकल कोल माइन इसका एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। ये प्रोजेक्ट एक तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है, तो दूसरी तरफ ग्रेट बैरियर रीफ जैसे एनवायरमेंटल ट्रेजर्स और लोकल एबोरिजिनल आबादी के अधिकारों पर सवाल खड़े करता है।
ये भारत के फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के सामने आने वाले चैलेंजेस को भी दिखाता है। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। हमने ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मिनरल सब देख लिया। अब फोकस करते हैं इस बात पर कि भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया इतना जरूरी क्यों होता जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए इतना वाइटल पार्टनर क्यों है? इसका जवाब छिपा है जरूरत और सप्लाई के सिंपल इक्वेशन में। देखिए, भारत को क्या चाहिए? एनर्जी सिक्योरिटी, जिसके लिए यूरेनियम जरूरी है, और अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए कोकिंग कोल। अब ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है? दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम रिजर्व्स और बेहतरीन क्वालिटी का कोकिंग कोल। ये एक परफेक्ट मैच है और यही इनके इकोनॉमिक रिलेशनशिप की नींव है। लेकिन बात सिर्फ पैसों या रिसोर्सेज की नहीं है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। दोनों देश यूएसए के सहयोगी हैं। दोनों ही इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करना चाहते हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स के अलावा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी दोनों को करीब ला रहे हैं। और ये चार्ट फिर से हमें ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस याद दिलाता है। देखिए, देश कितना भी बड़ा हो, लेकिन आबादी कहाँ रहती है? सिर्फ कोस्ट लाइन्स पर। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, सारे बड़े शहर वहीं हैं। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले देखा, यही का मौसम और माहौल रहने लायक है। पूरा का पूरा इंटीरियर तो लगभग खाली पड़ा है। लेकिन हाँ, ये सब इतना आसान भी नहीं है। भारतीय इन्वेस्टमेंट्स के लिए चैलेंजेस भी हैं। जैसा हमने अदानी के केस में देखा, ऑस्ट्रेलिया में एनवायरमेंटल और सोशल हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, लेकिन नियम कानून बहुत सख्त हैं, जो कभी-कभी भारतीय कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। जैसे जैसे दुनिया का जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बदल रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की ये पार्टनरशिप कैसे इवॉल्व होगी? ये दोनों देश अपनी इकोनॉमिक ज़रूरतों और इंडो पैसिफिक में अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स के बीच बैलेंस कैसे बनाएंगे? ये आने वाले वक्त का एक बड़ा सवाल है।